दोस्तों आज का कहानी हम कुछ इस प्रकार से लेके आए हैं जिसमें एक गरीब रिक्शे वाला दरोगा कैसे बनता है। पूरी कहानी आप लोगों को सुनना है जिससे आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रात के 12 बज रहे थे। रघु रिक्शे की पिछली सीट पर लेटा अपने फटे पुराने चादर से पैरों की ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा था क्योंकि मच्छरों के झुंड नीचे से लगातार हमले किए जा रहे थे। दिन भर अमीर लोग खून चूसते हैं और रात को ये साले मच्छर बर बरबराते हुए उसने पैर धक पैर भर बरबराते हुए उसने पैर झटक अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। उसका पैर साइकिल के हैंडल से टकराया। तुझे तो कब से कह रहा हूँ कि एक मच्छरदानी ले ले। बगल के रिक्शे पर लेटा बैजू काफ़ी देर से उसके और मच्छरों के बीच हो रहे मुकाबले का मजा ले रहा था। हाँ तो तू अपने रिक्शे में मच्छरदानी क्यों नहीं लगा लेता? रघु उसके बेतुके सवाल पर चिढ़ गया। अरे मेरे बदन में खून ही कहाँ जो ये कमबख्त चूसेंगे। 60 वर्षीय बैजू करवट लेते हुए बोला। उफ, उसे बातों में उलझा देख एक मच्छर ने सुई चुभो दिया। तू तो सराय में सोने जाता था, वहाँ क्यों नहीं गया? बैजू ने पुनः सवाल किया। क्या करें चाचा, वह सराय भी चोर उचक्कों का अड्डा बन गया है। कल रात ही किसी ने मेरे पॉकेट से 500 रुपये निकाल लिए। 2 दिन की कमाई थी। सोचा था कि 1000 पूरा करके घर भेज दूंगा, मगर मारे दुख के रघु बात पूरी ना कर सका। तू सामने स्टेशन पर क्यों नहीं चला जाता? वहाँ वेटिंग रूम में पंखा लगा हुआ है, नींद अच्छी आएगी। रघु को दुखी देख बैजू अपना दुख भूल गया। लेकिन किसी ने टिकट मांगा तो रघु को बात पसंद आई, किंतु वह डर गया था। अरे इतने रात को टिकट कौन पूछता है? कोई पूछे तो बता देना कि रघु को ये बात पसंद आई। रघु ने शंका जाहिर की। सुबह ट्रेन पकड़नी है, लेकिन रात में मेरा रिक्शा कोई ले गया तो? अरे जा, कार और बाइक के ज़माने में तेरा रिक्शा कौन चुराएगा? वैसे अगर तुझे डर है तो ला, मैं अपने रिक्शे के जंजीर से तेरा रिक्शा भी जोड़ देता हूँ, बैजू ने आश्वस्त किया। रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने ही चंद कदमों की दूरी पर था। कोयम्बटूर जंक्शन काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन था। रात को 12 बजे भी यात्री की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। वह प्लेटफॉर्म के सबसे आखिरी छोर पर एक पंखे के नीचे शाल ओढ़कर लेट गया, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं मेरा राहुल कैसा होगा, किस हाल में होगा। उससे बात किए भी 1 हफ्ते हो गए हैं। पिछली बार बता रहा था कि कई दिनों से तबीयत खराब है। मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है कि उसका हालचाल पूछूं। सोचते सोचते वह कब नींद का आगोश में समा गया, पता ही नहीं चला। ओए उठ! उसने नींद से बोझिल आंखों को किसी तरह खोला तो देखा कि आरपीएफ का एक जवान हाथ में डंडा लिए प्लेटफॉर्म पर सोए यात्रियों को जगा रहा था। उसने मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो 1 बज रहे थे। यार, अभी अभी तो नींद लगी थी। अभी वह दोबारा सोने को सोचा ही था कि वही पुलिस वाला उसकी तरफ आता दिखाई दिया तो डंडे से बाहर जाने का इशारा कर रहा था। उसे आते देख उसके आसपास उंघाते यात्री जल्दी जल्दी अपने चादरें समेटने लगे। रघु ने वहां से भागना ही उचित समझा। अन्य यात्री के साथ वह भी बाहर निकल आया। उसने देखा कि बाहर स्टेशन परिसर में काफ़ी यात्री सोए हुए थे। अधूरी नींद पूरी करने के लिए वह भी उनके बीच चादर बिछाकर सो गया। अभी उसे लेटे कुछ ही मिनट हुए होंगे, तभी 2-3 पुलिस वाले आ गए और सीटियाँ बजाते हुए सभी सोए हुए लोगों को जगाने लगे। मारे नींद और परेशानी के वह पीड़ा से भर गया। वह उठा और अपने रिक्शे पर चला गया। सच कहते हैं लोग, गरीब की ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर होती है। पता नहीं ये कैसा देश है। इससे अच्छा तो हमारा बिहार है। वहाँ
तो अनेकों बेसहाराओं का ठिकाना रेलवे स्टेशन ही होता है। उसका मन अपनी जन्मभूमि के प्रति सम्मान से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने बाढ़ से बर्बाद हुए फसलों का भयानक दृश्य गुजर गया। इस साल लगातार धान की रोपनी भी ना हुई। बाबू कल ही धान के बीज लेकर आए थे और आज सुबह उठकर पिछवाड़े गए तो देखा कि खेत में बाढ़ का पानी घुस आया था। तू त हर साल यह कहत रहला कि ई साल बाढ़ ना आई, ई कहा? रघु व्यंग्यात्मक हंसते लहजे में बोला। बाबूजी चुप रह गए। वह कहते भी क्या, हर साल वे इसी उम्मीद में खेती करते कि ई बार बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन हर साल बाढ़ आकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। रघु बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। छोटा सा वह गांव 3 भागों में बटा हुआ था, जिसके एक भाग में मुस्लिम, दूसरे भाग में वैश्य और तीसरे भाग में दलित और हरिजन इत्यादि रहते थे। मुस्लिम परिवारों के पास खेती लायक पर्याप्त जमीन थी। उनमें कुछ नौकरी पेशा लोग भी थे। कुल मिलाकर वे थोड़े संपन्न थे। हिंदू परिवारों में कुछ के पास थोड़ी बहुत जमीन थी तो कुछ के पास बिल्कुल नहीं थी। यूँ कहा जाए कि लगभग सभी गरीब ही थे, जिनमें से अधिकांश लोग दिल्ली, केरल, पंजाब इत्यादि संपन्न राज्यों में जाकर मजदूरी करते थे, तो कुछ गांव में ही अन्य लोगों के खेतों में काम करने अपनी जीविका चलाते थे। उत्तर भारत गंडक नदी के तटवर्ती इलाके की जमीन काफ़ी उपजाऊ थी, जिसमें लोग धान, गेहूं, गन्ना, दलहन इत्यादि की खेती करते थे, परंतु वह क्षेत्र बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में आता था, जहां हर साल बाढ़ से भारी तबाही होती थी। इस साल तो हद ही हो गई। लोगों को धान की बीज गिराने का भी मौका नहीं मिला और बाढ़ आ गई। रघु के परिवार में माँ बाप, छोटे भाई, पत्नी और 3 बच्चे के साथ कुल 8 सदस्य थे। गरीबी की वजह से रघु ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, अतः गांव के अन्य लोगों की वजह वह भी परदेश में जाकर मजदूरी करता, लेकिन उसका सपना था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसके लिए रात दिन वह कड़ी मेहनत करता। कुल मिलाकर जैसे तैसे परिवार का गुजारा चल रहा था। तभी कोरोना महामारी सबके लिए इम्तिहान बनकर आया। लॉकडाउन लगने से सभी काम धंधे प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा मार तो गरीबों पर पड़ी। उनको तो खाने के लाले पड़ गए। रोजी रोटी चलाने के लिए तक कर्ज लेना पड़ा, जिसके कारण साहूकार का कर्ज भी बढ़ गया। अब उनकी चिंता दोगुनी हो गई। अब परिवार का खर्च चलाएं कि साहूकार का कर्ज चुकाएं। परसों हम बाहर चल जाइब। रघु हाथ मुंह धोकर पलंग पर बैठे हुए बोला। कहाँ चल जाइब? कहाँ चल जाइब? पत्नी ने जानना चाहा। केरल टिकट बन गईल बा, अभी ता बनवा के आवा तानी। काज करेब वहाँ जाके, देखल जाई। जवन काम मिली ऊ कईल जाई, लेकिन अपना परिवार के गरीबी में ना मरे देव। लेकिन इतना दूर? अरे अपना गांव के बहुत लोग वहाँ रहेला। सुनले बानी वहाँ देहाड़ी भी ज़्यादा बा, लेकिन अब रहे दा। ज़्यादा सवाल जानकर खाना लाओ, भूख लागल बा। वह उखड़ गया। उषा मनमोज कर वहाँ से उठ गई। भैया अब की बार मैं भी चलूँगा आपके साथ। राहुल इंटरमीडिएट कर चुका था, परंतु अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण कई महीनों से घर पर बेकार बैठा था। तू क्या करेगा वहाँ जाकर? मैं तो कोई भी काम कर लूँगा। नहीं, तू घर पर ही रह। यहाँ भी एक आदमी का रहना ज़रूरी है। भैया मैं जानता हूँ कि घर की कंडीशन ख़राब है। आप अकेले क्या क्या करेंगे? मैं चलूँगा तो आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी। आखिर यहाँ भी मैं तो बेकार बैठा हूँ। रघु आगे कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वह जानता था कि राहुल सच कह रहा था। तय समय पर उन्होंने ट्रेन पकड़ी और 48 घंटे के लंबे सफ़र के बाद कोयम्बटूर उतर गए।
रघु का एक रिश्तेदार कोच्चि में राइस मिल में काम करता था। उसने राहुल को अपने पास बुला लिया और अपने साथ हेल्पर में लगा लिया। इधर रघु का काम की तलाश में कई दिनों तक भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इस अनजान शहर में कोई मुनासिब का नहीं मिल पाया। इसका मुख्य कारण तमिल भाषा का ना बोलना और समझ पाना था। उत्तर भारतीय लोगों को दक्षिण भारत में यही समस्या होती है। तभी एक दिन उनकी बैजू से मुलाकात हुई। वह भी बिहार का ही रहने वाला था। उसने ही अपने पर रिक्शा दिलाया था। उसने यहाँ रिक्शा चलाते हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं खोज पाया था। एक रिक्शा चालक जो दिन भर में बड़ी मुश्किल से 300 से 400 रुपये कमाता हो, उसके लिए 2000 के किराए के रूम में मुमकिन नहीं था। उसके ऊपर खाने पीने का खर्च भी था। अतः वह दिन भर रिक्शा चलाता और रात को एक निजी ट्रस्ट द्वारा निर्मित सराय में जाकर सो जाता। परंतु आगे का किस्सा तो आप जानते ही हैं। अरे कब तक सोएगा? बैजू ने झकझोर कर जगाया तो वह नींद की दुनिया से बाहर आ गया। सोचते सोचते वह पता नहीं कब सो गया। वह आंखें मलते हुए उठा तो सुबह के 8 बज रहे थे। मच्छरों के काटने से समूचे शरीर में खुजली हो रही थी। सोच भी लगाई थी। उसने चादर को लपेट कर रखा और बोतल में पानी भर कर जंगल की ओर चला गया। वापस आकर हाथ मुंह धोकर हमेशा की तरह चाय बिस्कुट खाया और रिक्शा लेकर तैयार हो गया। रिक्शे पर बैठा हुआ सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो, घर का नंबर देखते ही उसने जल्दी से फ़ोन कॉल उठाया। और फ़ोन काहे ना लगत रहे, के दिन के लगावत रहनी। फ़ोन उठाते ही पत्नी ने शिकायत की, बैलेंस ख़त्म हो गईल, अभी त रिचार्ज कैले ह। माई कहाँ बिया? ठीक बिया ना? फिर उसने बारी बारी से माँ और सभी बच्चों से बात की। याद बा ना, काले किस्ती भरे के बा। काफ़ी देर तक पत्नी, बच्चे और माँ से हालचाल उसने फ़ोन रखना चाहा। तभी उषा ने याद दिलाया, अरे हाँ अच्छा, आज शाम के हम 1000 रुपया डाल देम। 1000 ना, कम से कम 1500 डाल देम, काहे कि चावल आटा तेल सब खत्म हो गईल बा। सिम ठीक बा, कोशिश करतानी, कहते हुए उसने कॉल काट दिया। शाम तक 1500 रुपया का व्यवस्था कैसे होगा? फ़ोन रखने के बाद वह सोच में पड़ गया। पिछले साल रमा की शादी में जो उसने 2 स्मॉल फाइनेंस कंपनियों से 30-30 हज़ार के 2 लोन उठाए थे, वे उसके जी का जाल बन चुके थे। हर महीने 7 से 8 हज़ार रुपये उसी में चले जाते थे। कमिंग मैम। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद उसे 2 महिलाएं अपनी तरफ आती दिखाई तो वह झटक में सीट से नीचे उतरा और रताया डायलॉग मार दिया। तमिल उसे आती थी, इसलिए उसने अंग्रेजी के कुछ लाइंस याद कर लिए थे। वे दोनों महिलाएं रिक्शे पर बैठने जा ही रही थी कि एक ऑटो आकर रुकी। ऑटो वाले ने पता नहीं क्या कहा कि दोनों महिलाएं ऑटो में बैठकर चली गई। वह बेचारा देखता ही रह गया। इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में रिक्शे और टांगे को कौन पूछता है भला। वह निराश होकर रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ गया और मोबाइल में छेड़छाड़ करने लगा। ओ रिक्शा, ओ रिक्शा। उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, गांधीपुरम चलोगे? शायद वह भी कोई उत्तरी भारतीय था। कितना लोगे? उस अंधेर व्यक्ति ने पूछा। आइए ना, जो सही लगे दे दीजिएगा। जब भी उसे कोई हिंदी भाषी मिलता वह एकदम दरियादिली हो उठता। रिक्शा चलाने की आदत ना होने के कारण उन्हें कुल्हों पर फफूंदे पड़ जाते, जिसके कारण उसे तीव्र जलन महसूस हो रही थी। ऊपर से वह तेज धूप में वह पसीने से तरबतर किसी प्रकार दर्द को बर्दाश्त करके पैदल मारता जा रहा था। सवारी पूछता है, कितने हुए?
करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद वे गांधीपुरम पहुंच गए। वैसे तो यहाँ का 60 रुपये बनता है, आप 50 ही दे दीजिए। वह उस अधेड़ ने जेब से 20 रुपये का नोट निकाला और उसके हाथों में थमा कर जाने लगा। ये क्या अंकल जी, बहुत घाटा लग जाएगा। तब सवारी बोलता है, घाटा क्या लगेगा, तेरा क्या पेट्रोल जल गया है। लेकिन अंकल जी विनम्रता से बोला। वह बेरुखी से कहता हुआ आगे बढ़ गया। वह रिक्शे पर चढ़ा और वापस चल गए पड़ा। अरे ठीक है, रख ले। रघु का जी चाहा कि वह उस खूसट का मुंह तोड़ दे, लेकिन कुछ सोचकर वह खून का बूंद पीकर रह गया। आज का दिन उसके कमाई के लिहाज से अच्छा गुजरा था। राहुल ने बताया, अच्छा ठीक है, बनवा लेना। अब ये बता कि काम कैसा है। रघु ने जानना चाहा। कैसा है, ठीक ठीक है, लेकिन ड्यूटी 12 घंटे की है और महीने हैं केवल 9,000। उसमें से भी ठेकेदार का कमीशन कट जाता है। राहुल मायूसी से बोला। दरअसल उसका वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था। ऐसा लगता जैसे किसी जेल में कैद हो। अच्छा कोई बात नहीं, दिवाली तक किसी तरह काम कर ले, उसके बाद फिर मत आना। रघु ने स्वयंता दी, लेकिन ठेकेदार कहता है कि दिवाली में कोई घर नहीं जाएगा, जो जाएगा उसे पैसे नहीं मिलेगा। क्यों, उसके बाप का राज है क्या। हाँ समझिए, उसका ही राज चलता है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल पाता। कुछ ज़रा बात करा तो उसे छोड़िए ना, वो आपसे बात नहीं करेगा। मैं कोई ना कोई उपाय कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। आप बताइए आपका काम कैसा है। मुझे एक फैक्ट्री में अच्छा काम मिल गया, मेहनत भी ज़्यादा नहीं है और 10 से 12,000 रुपये आराम से बच जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, राहुल खुश होते हुए बोला। ठीक है, तुम ठेकेदार को बता देना कि दिवाली में जाना है। मैं तुम्हारे लिए भी टिकट बुक कर लूँगा। और हाँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे किसी के मोबाइल से फ़ोन कर देना, मैं चला आऊँगा। ठीक है, फ़ोन रखता हूँ। अच्छा ठीक है। फ़ोन एक तरफ रख कर राहुल बिस्तर पर लेट गया। भाई से बात करके आज उसे बहुत सुकून मिला था, वरना फैक्ट्री के शोर शराबे से तो वह पागल हो उठता था। कल ठेकेदार को साफ साफ बता दूंगा कि मुझे दिवाली में जाना है। सोचते हुए वह गांव की दिवाली और छठ की पुरानी यादों में खो गया। कितना अच्छा है हमारे गांव का जीवन, बस केवल बाढ़ न आए तो हमें परदेश आने की क्या जरूरत है। भाभी के हाथ की पूरी कचौरी और माँ के हाथ के स्वादिष्ट ठेकुओं की कल्पना करके वह रोमांचित हो उठा। अब की बार वह मुन्ना और रेशम के लिए ढेर सारे पटाखे खरीदना। उसे अपने भतीजे और भतीजी का ख्याल आया। गांव की सुनहरी यादों के याद करते करते वह जल्द ही नींद की गहराइयों में खो गया। ठेकेदार साहब, मुझे दिवाली में घर जाना है। अगले दिन ठेकेदार के मिलते ही उसने अपने दिल की बात कह दी। क्या करेगा दिवाली में जाकर, दिवाली के 15 दिन बाद चले जाना। ठेकेदार ने लापरवाही से कहा। नहीं, बरस बरस के दिन पर मैं घर पर नहीं रहूँगा तो मेरी माँ बहुत रोएगी। तो फिर क्यों आया यहाँ, माँ के गोद में रहता। ठेकेदार बेरुखी से बोला। मैं तो किसी भी हाल में जाऊँगा ही, तो अभी जा, कौन रोकता है। मगर तेरे इस महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे तो कोई बात नहीं हुई, मैं मालिक से बात करूँगा। राहुल ने थोड़ी सख्ती से कहा। तो फिर जाना, यहाँ क्यों खड़ा हो। ठेकेदार ने गंदी सी गाली दी। अगली सुबह मिल मालिक ने राहुल को अपने ऑफिस में बुलाया और बहुत फटकारा। वो तो शुक्र है अजय का जो समय पर वहाँ पहुँच गया, वरना वह हाथ भी उठा देता। शायद ठेकेदार ने ही उसको कोई पट्टी पढ़ा दी थी। देखो राहुल, समझने की कोशिश करो, हम इनसे झगड़ के जीत नहीं सकते। बस कुछ दिन की बात है, दिवाली के बाद मेरे साथ ही चले जाना। अजय, जो राहुल के मौसी का लड़का था और उसका हम उम्र था, यार जब दिवाली छठ बीत जाएगी तब जाकर क्या करूँगा। वह गुस्से में था। इतना गाली गलौज सुनने के बाद उसका मन और भी नहीं लग रहा था। ठीक है, अभी तो दिवाली के 1 हफ्ते हैं, मैं बात करूँगा, तुम शांत हो जाओ।
अजय इस फैक्ट्री में बहुत पुराना आदमी था। दिवाली के ठीक 4 दिन पहले उसका टिकट था। अजय ने पता नहीं कैसे बात करके ठेकेदार को मना लिया था, परंतु ठेकेदार ने उसके हिसाब में से 3,000 रुपये काट लिया था। राहुल को बड़ी मुश्किल से इस जेल से आज़ाद होने का अवसर मिला था, इसीलिए उसने भी एतराज़ नहीं जताया। रघु ने उसे फ़ोन करके बताया था कि एक एर्नाकुलम से ट्रेन या बस पकड़ कर सीधे कोयम्बटूर चले आना, वहाँ से दोनों भाई साथ चलेंगे। पर्व त्यौहार का दिन होने के कारण तत्काल टिकट मिल पाना मुश्किल था, इसलिए उसने बस ही पकड़ ली। कोयम्बटूर बस स्टैंड से उतरकर उसने रेलवे स्टेशन के लिए बस पकड़ ली। रघु लाइन पर था और लगातार उसे दिशा निर्देशन दे रहा था। रेलवे स्टेशन के इस पार उतरकर वह मोबाइल कान से लगाए सड़क पार कर रहा था। तभी अचानक एक कार तेजी गति से सामने आ गई, लेकिन उससे पहले कि कार उसे शरीर को छूती, सड़क के उस पार से किसी ने बिजली की फुर्ती से उसके ऊपर छलांग लगाई और उसे दूर धकेल दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी ही देर भीड़ जमा हो गई। कार ड्राइवर कार छोड़कर भाग चुका था। रोड पर गिरने के कारण उसकी कोहनियाँ छिल गई। किसी तरह कराते हुए वह भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंचा और मृत को पहचानने की कोशिश की। उसने दिमाग पर जोर डाला और घने दाढ़ी मूछों के खून से सने चेहरे को पहचानने की कोशिश की। अगले ही पल वह सबसे लिपटकर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। वह रघु ही था जो सड़क के इस किनारे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चारों ओर खड़े लोग अपना अपना मोबाइल लिए तस्वीर खींच रहे थे और वह भाई के शव से लिपट रो रहा था। कुछ ही मिनटों में जब पुलिस आ गई तो सब लोग वहां से खिसकने लगे। अरे ये तो वही रिक्शा वाला है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोता था। किसी पुलिस वालों की आवाज़ उनकी कानों पर पड़ी। यह सुनते ही उसका दिमाग बिल्कुल कोमा में चला गया। फिर कैसे वह सबके साथ पहुंच गए फिर कैसे वह सबके साथ घर पहुंचा, कैसे दाह संस्कार हुआ, उसे कुछ भी मालूम नहीं। उसने जब आंखें खोली तो खुद को अस्पताल में पाया। करीब 1 हफ्ते बाद वह कोमा से बाहर आया था। माँ, बाबूजी, भाभी, बच्चे सभी उसके आसपास बैठे थे। जैसे ही उसकी नज़र भाभी और बच्चों पर पड़ी, वह किसी बच्चे की तरह सुबुक सुबुक कर रोने लगा। वह उस दृश्य की कल्पना करके तड़प उठा जब उसका भाई रिक्शा चलाता होगा, जब वह रेलवे स्टेशन पर सोता होगा, जब उसके खूबसूरत चेहरे को कार ने रौंदा होगा। वह भाभी के पैरों में गिरकर लगातार रोते हुए चला जा रहा था। लेकिन आखिर कोई कब तक रो सकता? किसी के जाने से जीवन रुक तो नहीं जाता। उसने उसी वक्त कसम खाई कि वह तब तक शादी नहीं करेगा जब तक वह अपने भतीजे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी नहीं बना देता और दोनों भतीजों की शादी नहीं हो जाती। उसने फिर से पढ़ाई चालू कर दी। अब वह दिन भर पास के कस्बे में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई करता। दिल लगाकर काम करने के कारण वह जल्दी ही वह कुशल कारीगर बन गया, जिसके चलते उसे ज़्यादा पैसे मिलने लगे और घर की हालत भी सुधरने लगी। लेकिन अभी उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। उसने परिवार का खर्च चलाते हुए पढ़ाई भी जारी रखी और बच्चों को भी पढ़ाना जारी रखा। 5 साल बाद राहुल अब था शादी कर ला ना। भाभी ने उसके माथे पर टीका लगाते हुए पूछा। आज रघु की 5वीं बरसी थी और इसी खुशी पर उसका बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर सिलेक्शन हो गया था। इसी खुशी में पार्टी दी गई थी। सभी मेहमान आए थे। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। माँ और बापूजी भी बहुत खुशी थे। आखिरकार गरीबी के दलदल से बाहर निकल गए थे। बोलत काहे नइखे। अब की बार माँ ने उसे टोका भी नहीं। भाभी, अभी मेरा काम अधूरा है। अभी मुन्ना को एसीपी बनाना है। अभी किरण और नेहा की शादी करनी है और गांव को ऐसा बनाना है कि किसी को परदेश जाकर मजदूरी ना करनी पड़े। अभी मेरा सफ़र
बहुत लंबा है, तब तक आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने सफ़र में सफलता मिले। अब की बार माँ ने उसे टोका, नहीं भाभी, अभी मेरा काम बहुत अधूरा है, अभी मुन्ना को ऐसे बनाना है। वह भाभी, माँ और बाबूजी के पांव छूते हुए बोला। सभी मेहमानों से निपटकर वह छत पर चला आया। रात के 12 बज रहे थे। चांद पूरी ताकत से चमक रहा था। उसने ध्यान से चांद को देखा तो ऐसा लगा कि रघु मुस्कुरा रहा है। उसके आंखों से कुछ मोती टूटे और होठों पर आकर रुक गई। अनायास ही उसकी होठों से निकल पड़ा, भैया आप खुश हो ना?